सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम पे पढ़ रहे हैं विच इज हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी हम लोग 10 प्रिंसिपल्स को कवर अप कर चुके हैं। आज हम लोग रिमेनिंग 4 प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये लास्ट 4 प्रिंसिपल्स हमें क्या बताने वाले हैं। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? भाई इक्विटी का मतलब है इक्वल। इक्विटी वर्ड किससे निकला है? इक्वालिटी से। देखो यहाँ पर कहा गया कि जब हम किसी जगह पर काम करते हैं ना, तो सबके साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या होता है ना, कई बार घर में जैसे कि एक ब्रदर है और एक सिस्टर है, तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स से लड़ रहे होते हैं इस बात को कहते हुए कि देखो मम्मी, आप तो भाई को ज्यादा प्यार करती हो, और बेटा कहता है पापा से, पापा आप तो अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करते हो, है ना। यानी कि यहाँ पर भी आप लड़ रहे हो इक्वालिटी के लिए, इक्विटी के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि जो मम्मी होती हैं, मम्मियों का जो प्यार होता है वो ज्यादा बेटों के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा ही होता है, और जो फादर होते हैं उनका जो प्यार ज्यादा होता है वो बेटियों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये भी लड़ाई चलती रहती है कि आप तो उसी को हमेशा फेवर करते हो। बेटा कहता है पापा से कि आप अपनी बेटी को फेवर करते हो, और बेटी कहती है अपनी मम्मी से कि आप तो हमेशा अपने बेटे को फेवर करते हो। तो यहाँ पर आप लड़ रहे हो ना इक्वालिटी के लिए। तो बिल्कुल कुछ ऐसी ही लड़ाई ऑर्गेनाइजेशन में भी कई बार हो जाती है। तो फ्योल भी कहते थे कि यार ये इक्विटी का प्रिंसिपल हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार क्या होता है ना कि मैनेजर्स हो सकता है कि उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग हो जाए। भाई डिफरेंट जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसी के रिलीजन के अकॉर्डिंग, किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग, किसी की कास्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे अलग अलग तरीके से बात कर रहे हो, तो ये तो गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, काम में ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो काम के अंदर तो क्या होता है ना कि किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेटा और पापा दोनों काम करते हैं, तो भाई वहां पर वो एक दूसरे के लिए कोलीग्स है। पापा और बेटे का रिश्ता घर पर है, वहां पर दोनों एक दूसरे के लिए कोलीग्स है, और उसी तरीके से उनका बातचीत रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि जो पापा हैं वो बेटे के लिए ज्यादा वहां पर बायस्ड होंगे, नहीं, उनके लिए वो भी वहां पर एक काम करने वाला एम्प्लॉय है, तो सबके साथ एक इक्वल बिहेवियर ही रखा जाएगा। तो फ्योल अपने इस प्रिंसिपल के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी की तरफ फोकस करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं कि फ्योल अपने इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें क्या कहते हैं। So this principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of managers towards the worker. यहां पर फ्योल ने कहा कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इक्विटी लेकर आनी है वो लेकर आनी है मैनेजर्स के बिहेवियर में, कि मैनेजर्स का जो बिहेवियर होता है अपने वर्कर्स के टुवर्ड्स वो होना चाहिए काइंडलीनेस एंड जस्टिस। अब काइंडलीनेस का मतलब क्या था यहाँ पे? मींस कि जब आप अपने वर्कर से बात करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करना कि ये तो अलग रिलीजन के लोग हैं, ये अलग जेंडर के हैं, या अलग कास्ट के हैं, या ये लोअर लेवल पे काम करते हैं। मतलब इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी को बहुत कम रिस्पेक्ट दे रहे हो। सभी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सबके साथ जो बिहेवियर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो काइंडलीनेस से तो हमारा मतलब ये था। अब मैडम जस्टिस से क्या मतलब है? जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। मतलब सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब न्याय किस फॉर्म में मैम? बच्चे न्याय इस फॉर्म में कि सपोज करो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेम पोजीशन पे मेल और फीमेल वर्क करते हैं, ठीक है, सब है मिस्टर एक्स और एक है मिसेस वाई, ठीक है। सपोज करो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट में एक मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों की क्वालिफिकेशन भी सेम है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना वो उस फीमेल वर्कर के टुवर्ड्स थोड़े से बायस्ड हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनके मन में कुछ अलग इच्छा हो, अलग फीलिंग हो, तो वो उनको पे ज्यादा देते हैं और जो मेल वर्कर है उसको पे कम दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर आप उस मेल वर्कर के साथ जस्टिस कर रहे हो? भाई उसकी क्या गलती? उसको ऊपर वाले ने मेल बना के भेजा, तो उसकी क्या गलती है? वो आपके यहाँ पे पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो भाई उसको भी उतना ही पैसा दो ना जितना आप उस फीमेल वर्कर को दे रहे हो। तो दिस इज रॉन्ग। तो इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो यहां पर फ्योल ने क्या कहा, काइंडलीनेस और जस्टिस के साथ आपको बिहेव करना है अपने वर्कर्स के साथ। उसके बाद दिस एंश्योर्स द लॉयल्टी एंड डिवोशन। ऑब्वियसली जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें दिख रहा है कि हमारे साथ बिल्कुल सेम बिहेवियर किया जा रहा है, हमारे साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ उस बिजनेस के लिए काम करेंगे, हम पूरा डिवोट होकर, पूरे समर्पित होकर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि यह ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना मानता है। क्योंकि तो यहाँ पर हम पूरे निष्ठा के साथ काम करेंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं। जब उनको इस तरीके का बिहेवियर मिलता है, उनको दिखता है कि यार हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरे पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। There should no discrimination on account of, discrimination means भेदभाव, on account of gender, religion, language, nationality etc. और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। आप चाहे किसी भी जेंडर के हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हैं, आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, आप कोई भी नेशनैलिटी के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसा फ्योल कहते हैं कि अगर हम इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम बिल्कुल आपके साथ सेम हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए आप हमारे यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय, और हमारे लिए तो सभी एम्प्लॉय एक जैसे हैं। ठीक है, सो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां पर अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं। वहां पर कोई एक नेशनैलिटी का पर्सन काम नहीं कर रहा है, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में, यानी कि कोई भी वहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज करो कि किसी कंपनी के अंदर दो लोग काम कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में, एक का नाम है चिकू और दूसरे का नाम है चिकी। ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पे काम करते हैं, दोनों का काम सेम है, मतलब जॉब प्रोफाइल सेम है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बट चीकू को सैलरी 35,000 मिल रही है और चिकी को सैलरी 45,000 मिल रही है। चीकू को 35,000 मिलते हैं और चिकी को 45,000। क्यों यहां पर चिकी को 45,000 रुपीज मिल रहे हैं जबकि काम तो दोनों का सेम है? वो इसलिए क्योंकि चिकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उस कंपनी का, उसकी रिलेटिव है, उसी के रिकमेंडेशन पे उसको ये जॉब मिली है। जबकि चीकू, जब इस कंपनी को चीकू ने जब ज्वाइन किया तो उसने पूरा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया, उसने सारे टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, तब जाके वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर पाया। लेकिन वहीं पर चिक्की ने फायदा उठाया कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर था इस कंपनी का, वो उसको जानता था, वो उसका रिलेटिव था, उसने रिकमेंड किया और उसको यहाँ पे जॉब मिल गई। और जॉब ही नहीं मिली, इवन उसको 45,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है, जो कि चीकू की सैलरी से 10,000 रुपए ज्यादा है। तो क्या यहाँ पर चीकू के साथ गलत नहीं हो रहा है? क्या चीकू के साथ सेम बिहेव किया जा रहा है? और वहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बात करने भी आता है तो वो चिक्की से ज्यादा अच्छे से बात करता है और चीकू से अच्छे से बात नहीं करता। वो चिक्की की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है जबकि उसी चीज के लिए चीकू को पनिश करता है। तो दिस इज रॉन्ग ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है वायलेशन ऑफ इक्विटी, यानी कि आप यहाँ पर इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। समझ आया? सो आई होप आपको इक्विटी प्रिंसिपल समझ आ चुका होगा। बहुत सिंपल था, केस स्टडी भी इसकी अगर आती है तो पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑब्वियसली कि अगर यहाँ पर इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा तो सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन दोनों ही हाई रहेंगे, क्योंकि जब हमें इक्वालिटी देखने को मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे मैनेजमेंट के साथ। बट वहीं पे अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो देखो यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर चीकू को जब 10,000 रुपए कम मिल रहे थे, क्या वो मोटिवेटेड होगा अच्छे और अच्छा काम करने के लिए? क्या वो लॉयल्टी, उसकी डिवोशन इंक्रीज होंगी? नहीं। उसे लगेगा कि यार मैं कितना भी काम कर लूं मुझे तो इतना ही पैसा मिलने वाला है ना। एक दूसरे पर्सन को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है तो लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। वो रोज उसके दिमाग में एक यही चीज चल रही होगी कि मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे पैसा कम मिल रहा है। ठीक है, और वहीं पर यही अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को अराइज करेगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। इसके रिलेशनशिप इसी वजह से मैनेजमेंट के साथ अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप इक्विटी प्रिंसिपल पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब मैडम ये पर्सनल क्या होता है? देखो भाई, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल का मतलब सबको पता है, तुम्हें एम्प्लॉइज को कहते हैं। तो मैडम ये स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या क्या मतलब है? बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है, बहुत ही मतलब देसी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय का जो टिकना है
उसके जो वहां पर टिकने का जो टाइम पीरियड है उसे आप कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो हर 2 से 3 महीने के अंदर अपने एम्प्लॉइज को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक किसी एम्प्लॉइज को काम कराते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये तो अगर ज्यादा टाइम तक टिक गया तो ये परमानेंट हो जाएगा, तो परमानेंट के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो प्रिविलेजेस मिलते हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय को, हमें तो इन्हें वो देने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों को चेंज करते रहते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉइज चेंज करते हैं। तो फ्योल ने कहा कि यार अगर तुम इतने फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉइज को चेंज करोगे ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम्हें तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें नुकसान भी हो रहा है। ये नुकसान उस एम्प्लॉय के लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है। भाई तुम सोचो कि आज ही वो आया है और आज ही 1-2 दिन में तुम्हें वो परफॉर्मेंस शो कर दे, तो ऐसा नहीं होता। एक नई बहू भी ना जब किसी अपने ससुराल में जाती है तो भैया उसे भी समय लगता है उस नए घर में एडजस्ट करने के लिए। अब कई बार क्या होती है, एक नई बहू अपने घर में गई तो सासू माँ को बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आते पूरे घर को संभाल ले और उनके बेटे को सुधार दे। भाई जिस बेटे को तुमने इतने सालों से बिगाड़ के रखा हुआ था उसको वो एक दिन में सुधार देगी? जिस घर को तुमने बिगाड़ कर रखा हुआ था वो एक दिन में सुधार देगी? नहीं भाई, उसको समय दो कि वो पहले आपके घर के माहौल को समझे, उसमें एडजस्ट हो, आपके काम करने के तरीके को समझे, आपके बिहेवियर को समझे, क्योंकि इतने सारे लोग घर में रहते हैं तो सबको समझना भी तो पड़ेगा ना। आप सोचो कि उसने 15 दिन में आपको कुछ दिखा नहीं कि अच्छा ये बहू तो सही नहीं लग रही, बदल देते हैं इसको, चलो भाई दूसरी लेकर आते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है ना, रिश्ते ऐसे चलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चलता है। तो फ्योल भी बिल्कुल ऐसे ही कहा करते थे कि भाई तुमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया, आप सोचो कि 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर ही वो आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस शो कर दे। देखो ऐसा नहीं होता है, आप उसको समय दो, पहले वो एडजस्ट करेगा, आपके एनवायरमेंट में ढलेगा, चीजों को समझेगा, तब जाके अपनी प्रोडक्टिविटी शो करेगा ना। तो उसको एक टाइम पीरियड आपने देना। और आपको पता है यही रीजन होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ना कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक एम्प्लॉय को भी पता होता है कि यार मेरे पास ना ये 1 साल है जिसके अंदर मुझे अपनी परफॉर्मेंस को शो करना है। अगर इस 1 साल के अंदर अंदर मैं कुछ नहीं कर पाया इस ऑर्गेनाइजेशन में तो मुझे निकाल दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि यार हमने ना एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया है इस बंदे को अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। रीजनेबल टाइम पीरियड यहाँ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो जॉब टू जॉब ये टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। कोई जॉब के लिए टाइम पीरियड 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, कई बार 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसको एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। अगर हमें नहीं दिखा इस रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कि ये कुछ कर पा रहा है तो हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के थ्रू यही कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब यहां पर आपको उसको एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। एकदम से आते ही आप सोचो कि वो अपनी परफॉर्मेंस हाई दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बेसिस पे आप उसको निकाल दो तो ये गलत है। ये आपके लिए भी गलत है, ये उस एम्प्लॉय के लिए भी गलत है। कैसे, चलिए देखते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में फ्योल ने क्या कहा, फ्योल सजेस्ट दैट द लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, निकालना, मतलब चेंज करना लेबर को, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। भाई अगर आप अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बनाए रखना चाहते हो तो आपको लेबर टर्नओवर ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप खुद सोचो, पहले आपने अपने यहाँ पर एक लेबर रखी, 1 महीना उसने काम किया, इतना उसने काम सीखा ही था कि आपने कह दिया कि नहीं नहीं तुमसे काम नहीं होगा, तुम जाओ। फिर तुमने उसको भेज दिया। अब जब तुमने उसको भेज दिया तो भाई वो जो काम कर रहा था वो भी तो स्टॉप हो गया ना वहीं पे, चाहे वो कम काम कर रहा था लेकिन कुछ तो कर रहा था। अब जब तक तुम्हें नई लेबर नहीं मिलेगी, नया वर्कर नहीं मिलेगा, नया एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी स्टॉप हो गई। ठीक है, प्लस नए एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए तुम फिर से पूरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोसेस करोगे, क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होगा? बिल्कुल खर्च होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें एम्प्लॉय ऐसे नहीं सिलेक्ट होते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का। तो आपका समय भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा और आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए बार बार लेबर्स को चेंज करना, बहुत फ्रीक्वेंटली लेबर्स को चेंज करना सही नहीं है। सो पर्सनल शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है मैडम? बच्चे स्टेबिलिटी का मतलब आप यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी से समझ सकते हो, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड।
यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो एक एम्प्लॉय है उसका जो टाइम पीरियड है वो स्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। मतलब आप उसको एक सफिशिएंट टाइम पीरियड दोगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। सो दे शुड बी गिवन द रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट्स। इट विल सेव द कॉस्ट ऑफ फर्दर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय। तो इससे आप ही का फायदा है कि भाई देखो, इससे आपकी भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग में जो कॉस्ट लगती है, जो टाइम लगता है, जो रिसोर्स लगते हैं, वो भी आपके बचेंगे। और आपने ही देखा है ना कि कम कॉस्ट पे हम जब काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बचाए रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है, प्लस अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक कंपनी थी, उस कंपनी में इस एक पर्सन ने, सपोज ए नाम का ये पर्सन है, इसने ज्वाइन किया। आपने इसको टारगेट दिया कि भाई देखो, तुम्हारा मंथली टारगेट है कि तुम्हें 100 यूनिट्स बेचनी है मंथ के अंदर। आपने इसको एज अ सेल्स पर्सन अपॉइंट किया था। ऑलरेडी आपके यहाँ पे बहुत सारे अदर सेल्स पर्सन भी थे और उन्हें काम करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, और उन सभी के पास भी सेम टारगेट है कि 100 यूनिट उन्हें महीने में बेचनी है, और ऐसे टारगेट को अब से 6 महीने से पूरा करते हुए आ रहे थे। तो आपने इसको भी कहा कि देखो 100 यूनिट का टारगेट है। अब क्या हुआ, महीना पूरा हो गया, मंथ कंप्लीट हुआ। मंथ कंप्लीट होने पे आपको ये पता चला कि ये पर्सन सिर्फ 80 यूनिट्स ही सेल कर पाया। अब आपने इसको कहा कि देखो, तुमने तो टारगेट अचीव ही नहीं किया। एक महीने का टारगेट था कि आपको 100 यूनिट बेचनी थी, आपने बेची नहीं, तो ऐसा है जी अब आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, अब आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो, हमारे यहाँ से छोड़कर चले जाओ। तो क्या इस कंपनी ने इस ए पर्सन के साथ सही किया? भाई उसको भी 1 महीना ही हुआ था। पहले वो आएगा, आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी समझेगा, पॉलिसी समझेगा, काम करने का तरीका समझेगा, मार्केट को समझेगा, जिस मार्केट में आप ऑपरेट करते हो, तभी तो वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर पाएगा ना। उसमें भी अगर उसने 80 यूनिट्स बेच दिए तो अच्छा काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। तो आपको उसको टारगेट भी या टाइम पीरियड उसको ऐसा देना चाहिए था ना कि जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। वो 6 महीने से काम कर रहे हैं, बाकी लोग वो तो यूज टू हो चुके हैं इन सब काम को करने के लिए। आपको उसको 1 महीने की जगह 1.5 महीना या 2 महीने देने चाहिए थे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकता। तो यहां पर आपने स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको क्या देना है, एक रीजनेबल टाइम पीरियड देना है। तो मैडम इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, देखो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी। हम एज एन एम्प्लॉय जब हम भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो हर आए दिन एम्प्लॉयज को चेंज कर देती हो, हर 2 महीने में इनके यहाँ पे एम्प्लॉय चेंज होता हो। तो आपकी मार्केट रेपुटेशन भी अफेक्ट होती है, आपकी गुडविल भी अफेक्ट होती है कि ये कंपनी तो एम्प्लॉयज को रखती नहीं, अपने यहाँ पे 2-3 महीने में चेंज कर देती है। तो ऐसी जगह पर एम्प्लॉयज काम करना चाहते भी नहीं है। एक जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होगा वो ऐसी जगह पे काम भी नहीं करेगा। ठीक है, सो इट विल सेव योर रिक्रूटमेंट कॉस्ट एज वेल, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बचेगी। बट नहीं फॉलो करते हो तो वही आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, वो अफेक्ट होगी, और आपके टाइम, मनी, एफर्ट, इन सभी चीजों का वेस्टेज होने वाला है। ठीक है, सो आई होप अब आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी समझ आ चुका होगा। बहुत सिंपल सिंपल से प्रिंसिपल्स ही बचे हैं हमारे जो आपको बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब अगले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। अब बच्चे इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद मोटिवेटेड होकर एक पहला कदम आगे बढ़ाते हैं उसे कहते हैं इनिशिएटिव। जैसे कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स तो आप सभी लोगों ने देने हैं। उस क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से पास करने के लिए, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए आपने एक पहला कदम जब आगे बढ़ाया कि मुझे रेगुलर स्टडी करनी है, मुझे डेली के डेली लेसन्स को अटेंड करना है, डेली के डेली लेक्चर्स देखने हैं और उसे डे टू डे प्रिपेयर करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जो आपके खुद के अंदर से आपको मोटिवेट करता है। जब तक हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी मोटिवेशनल स्पीच देख लो, लेकिन आप उन मोटिवेशनल स्पीच से भी उसी दिन मोटिवेट होगे जिस दिन आप खुद से, आपकी जो इनर वॉइस होगी, जिस दिन वो आपको मोटिवेट करेगी ना, आप उसी दिन अपना पहला कदम लोगे। अब देखो, आप बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच देखते होगे, जब तक आप उसे देख रहे हो ना तब तक तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है। लेकिन क्या होता है, 3-4 दिन बाद फिर वही सेम, है ना। लेकिन अगर वही मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आया होगा ना तो वो आपको जरूर आगे तक लेकर जाएगा। तो यहाँ इनिशिएटिव में उसी मोटिवेशन की बात हो रही है कि यार आप आगे बढ़ो, पहला कदम लो, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन से लो। कोई कहे ना आपको आके कि ये काम करना है, नहीं,
आप खुद से आगे बढ़कर काम करते हो। तो फ्योल इसी इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लेकर आना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे कॉम्पिटेंट पर्सनल्स हैं जो बहुत ज्यादा इनोवेटेड हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन वो आइडियाज कहीं ना कहीं उनके माइंड में ही रह जाते हैं। और अगर ये आइडियाज बाहर निकल आए तो कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा कर सकते हैं। जरूरत है उन सभी एम्प्लॉयज के मोटिवेट होने की। पर पता है क्या है, मोटिवेशन बिना हमेशा किसी पर्पस के लिए आता है, मोटिवेशन किसी ना किसी गोल के लिए आता है। अब अगर मैं कह रही हूं कि आप मोटिवेट हो रहे हो अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए, तो वो क्या गोल है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हो? भाई आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, सपना है कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, या आपका सपना है कि अच्छे मार्क्स को गेन करके अच्छे से मुझे कोर्स में एडमिशन लेना है। तो कोई ना कोई आपका गोल होगा, तो ही तो आपकी इनर वॉइस भी कहेगी कि नहीं चल यार इसी रास्ते के ऊपर चल दे, वो पहला कदम बड़ा डाल तू अपना। तो यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयज है ना, ये भी अपना पहला कदम तभी आगे बढ़ाएंगे ना जब इनको भी कुछ दिखेगा। तो भाई एक काम करो, आप इनको बोलो कि आप अपने सजेशंस लेकर आओ। आपके दिमाग में कोई आइडिया है जो हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है, आप उस आइडिया को लेकर आओ, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। तो ऐसे में हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड होगा ना, और वो आगे बढ़कर सजेशन देना पसंद करेगा। सो यही इनिशिएटिव प्रिंसिपल के अंदर हमारे फ्योल ने कहा। देखिए जरा, सो इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। बस आपको ना वो पहला कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, खुद मोटिवेट होकर आपको पहला कदम आगे बढ़ाना है। उसे उन्होंने कहा कि इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव क्या कहता है? वही पहला कदम जो आपको खुद मोटिवेट होकर आगे बढ़ाना है। सो इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। आपको क्या करना है? आपके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया, एक थॉट आया आपके माइंड में, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। प्लानिंग की, अब उसको एग्जीक्यूशन यानी कि उसके ऊपर काम करना है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। लेकिन सभी चीजें अपनी हद में होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी की लिमिट सेट की गई है आपको उसी में रहकर काम करना है। मतलब आपको दिख रहा है कि कंपनी का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अथॉरिटी से आगे बढ़कर उस काम को कर जाओ, ऐसा नहीं करना है। अपने लिमिट्स में रहकर, जैसे कि सपोज करो कि आपको किसी पार्टी के साथ एक डील फाइनलाइज करनी है, आपको लगता है कि यार इस कंपनी के साथ अगर हम डील करते हैं ना तो हमारी कंपनी के लिए फायदा हो सकता है। तो उस कंपनी के साथ लेकिन डील करने के लिए उन्होंने आपके सामने एक कंडीशन रखी, जो सेकंड पार्टी है जो आपके साथ डील कर रही है, कि आपको आपकी कंपनी के 30% शेयर्स उनके नाम पे करने होंगे, तो ये डील वो आपके साथ फाइनलाइज करेंगे। तो आपके पास अथॉरिटी नहीं थी कि आप 30% शेयर उनके नाम पे कर सको, लेकिन आपने वो डील उनके साथ फाइनलाइज कर ली विद दिस कंडीशन, तो आप अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड चले गए। आपने एक इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कंपनी का फायदा होने वाला है उस कंपनी के साथ जुड़ के, लेकिन जो आपने दूसरा काम किया वो गलत कर दिया। तो आपको इनिशिएटिव तो लेना है लेकिन लिमिट्स में रहकर लेना है, ठीक है। सो अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। और एक अच्छी जो कंपनी होती है ना उसमें एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम्स होते हैं, जहां पर सजेशंस जिनकी वजह से रिडक्शन इन कॉस्ट एंड टाइम होता है, यानी कि किसी एम्प्लॉय ने सजेशन दिया जिसकी वजह से कंपनी का टाइम और कॉस्ट बच रहा है। सपोज उन्होंने कोई प्रोडक्शन मेथड बताया हमें बहुत अच्छा, तो दैट शुड बी रिवॉर्डेड, तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो अच्छी कंपनियां क्या करती हैं? सजेशन सिस्टम रखती हैं, अपने सजेशंस इनवाइट करती हैं और जो सजेशन उनको बेस्ट लगता है उसको वो रिवॉर्ड करती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने भी यहाँ पर देखो बनाया है कि एक कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, ये अपने एम्प्लॉइज को कहती है कि अपने अपने सजेशंस आप इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, जो बेस्ट सजेशंस होगा उसको हम अवार्ड करेंगे। या फिर यहाँ पर उन्होंने मीटिंग हेल्ड करी है, वो लोग मीटिंग रखते हैं मंथली या फिर 3 मंथ्स में एक बार उन्होंने मीटिंग रखी, अपने अपने एम्प्लॉय से कहा कि जिसके पास जो भी सजेशन है ओपिनियन है वो हमारे सामने शेयर करिए, और जो हमें अच्छा लगेगा अगर वो बेस्ट रहेगा तो उसको अवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कंपनीज करती हैं तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका भाई एक तरीके से लेटेंट टैलेंट्स भी निकल कर आते हैं, यानी कि उनके जो छुपे हुए एबिलिटी, छुपे हुए टैलेंट है, स्किल्स हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। तो ये कंपनी के लिए ही फायदे की बात है, ठीक है। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली जब वो थॉट प्रोसेस उनका चलेगा तो मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होगी। वर्कर का जो कमिटमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ेगा। जब उन्हें लगेगा कि यार उनके सजेशंस को सुना जा रहा है, उनको अवॉर्ड किया जा रहा है, तो उनका पार्टिसिपेशन अपने आप इंक्रीज होगा। बट फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी। क्यों? कि हमारी कंपनी सुनती नहीं है, हमें कोई फायदा ही नहीं होता बोलने का, हमारे माइंड में इतने सारे सजेशंस हैं, हम उसे अपने तक ही रख रहे हैं। तो जब बात दिल में रह जाती है तो फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करती करती है, ठीक है। और लैक ऑफ इनिशिएटिव का मतलब कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट भी है, कि जब आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपको सुना नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब नॉन कोऑपरेशन है।
ठीक है। सो इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, मेन फोकस क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है कि वो आगे बढ़कर काम करें, जिसके लिए हम उनसे क्या इनवाइट करते हैं, सजेशंस इनवाइट करते हैं, और जो भी बेस्ट सजेशन होगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए अवार्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे 13 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एक लास्ट प्रिंसिपल बस हमारा बचा। सो बच्चों हमारा लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब आप कहेंगे मैम इतने बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल चल रहे थे, बहुत कुछ समझ में आ रहा था, ठीक है बीच में कुछ आए थे हाई फाई से प्रिंसिपल भी, बट एटलीस्ट वो इंग्लिश में तो थे। ये क्या है, एस्पिरिट द कॉर्प्स। यस इट इज एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब भैया फ्रांस के बंदे ने इतने सारे प्रिंसिपल बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज का भी तो इस्तेमाल करना था ना, तो आखिरी प्रिंसिपल में कर डाली। ठीक है, सो प्रिंसिपल का नाम तो देखो यही है, एस्पिरिट द कॉर्प्स। अब पर पता है क्या है, ये जो आपका लास्ट वाला वर्ड है ना, पहली बात तो आप इसकी स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख लीजिए। क्रॉप्स, इट इज नॉट कॉप्स। भाई क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, और कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो आपने ना स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, क्योंकि जो ये पूरा एक हमारे पास प्रिंसिपल का नेम है एस्पिरिट द कॉर्प्स, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। तो अगर आप वो वर्ड इस गलत लिख देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखनी है। अब मैडम इसका मतलब बताओ पहले तो कि होता क्या है। तो सुनो बच्चे, ये जो एस्पिरिट द कॉर्प्स है, ये हमारा बताता है एक फीलिंग ऑफ प्राइड और लॉयल्टी इन अ ग्रुप। यानी कि जब हम ग्रुप में रहकर काम करते हैं, लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, तो उसी को उनकी लैंग्वेज में बोला जाता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो यहाँ पर एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब क्या है, कि जहां पर आपको टीम स्पिरिट के बारे में बताया जा रहा है, ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया जा रहा है, उसे बोला जाता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। सो एस्पिरिट द कॉर्प्स का जो मतलब है वो ये, कि जहां पर आप एक ग्रुप में काम करते हो, और जब आप ग्रुप में काम करते हो तो वहां पर आप एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल ट्रस्ट को शेयर करते हो, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हो, एक पूरी लॉयल्टी के साथ काम करते हो। तो जब इस फीलिंग को आप शेयर करते हो तो उसे बोला जाता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फ्योल अपने इस प्रिंसिपल में आखिर क्या कह रहे थे। So according to the Fayol, management should promote team spirit. मैनेजमेंट को टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए विद यूनिटी, यानी कि लोगों को एक साथ लेकर आना है, एक टीम में लेकर आना है, एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉयज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि देखो जब लोग साथ रहेंगे तभी काम बनेगा, अगर अलग अलग रह के काम करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। तो लोगों को साथ में लाने की बात की गई इस प्रिंसिपल के अंदर, एस्पिरिट द कॉर्प्स के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, लोगों में एक एकता होनी चाहिए, कि यार ऐसा मत सोचो कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपना काम करने के लिए आया हूँ या अपने लिए आया हूँ, नहीं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आए हो, तो आपको मिलकर एक साथ काम करना होगा यहाँ पर। ठीक है, सो मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशन विद वर्कर्स। तो मैनेजर को ना अपनी कॉन्वर्सेशन में भी आई नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, वी, हमने किया। जैसे कि आप देखते होगे ना कि जब भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आती हूँ जहां पर मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि यार मैं ये करूंगी, हम करेंगे। ये जो हम ऑनलाइन चीता बैच रन कर रहे हैं, ये सिर्फ अकेले मेरी मेहनत नहीं है बच्चे, आप लोगों की भी मेहनत है। ये जो मैं मोटिवेट हो रही हूँ डेली वीडियोस बनाने के लिए, या डेली के डेली आप लोगों के लिए क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से है। तो मैं और आप मिलकर ही उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे, सिर्फ ना तो मैं अकेले पहुंच पाऊंगी ना अकेले आप पहुंच पाएंगे, हमारी ही मेहनत होगी जो हमारे उस टारगेट तक हम लोगों को पहुंचाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आपका सपना है उस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना, मेरा भी आपके साथ वही सपना है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। ठीक है, सो हमें क्या करना है, आई को रिप्लेस करना है, कि मैंने किया नहीं, हमने किया। ठीक है, सो दिस विल गिव राइज टू द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ट्रस्ट को डेवलप कर रहा है ना, मुझे आप पर विश्वास है और आपको मुझ पर विश्वास है, और यही विश्वास मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी चाहिए होता है, कि आप अगर आप बोलोगे ना हम करेंगे, तो वर्कर्स भी मोटिवेट होंगे कि यार ये भी तो है हमारे साथ, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन।
मैं कहती हूँ ना, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप मेरी फैमिली हो, तभी तो मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है टीम मेंबर्स के बीच में। तो देखो यहाँ पे ना मैंने मेन कुछ वर्ड्स को यहाँ पर बॉक्स में डाला है, और ये कीवर्ड्स हैं इस प्रिंसिपल के, कि यहाँ पर टीम स्पिरिट की बात होती है, हार्मनी की बात होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात होती है, और बिलोंगिंगनेस की बात होती है। कि एस्पिरिट डिकॉप्स कहता है कि आपको इन फीलिंग्स को डेवलप करना है, कि आपको टीम में रहकर काम करना है, हार्मनी दिखानी है, आपको म्यूचुअल ट्रस्ट रखना है आपस में, और एक दूसरे को अपनेपन का एहसास दिलवाना है। ठीक है, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो सपोज करिए कि ये एक सुपरवाइजर है हमारा एक्स, जिसने एक टारगेट असाइन किया ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स टू अ ग्रुप। एक ये ग्रुप है 10 लोगों का, इन्होंने इसको एक टारगेट असाइन किया है कि आपको 100 यूनिट्स बनानी है। ये ग्रुप टारगेट है, इन सबको कहा है कि भाई आप लोगों ने 100 यूनिट्स बनानी है। तो हर एक बंदा कितनी यूनिट्स बनाएगा? 10-10 यूनिट बनाएगा, तभी टारगेट पूरा हो पाएगा। क्योंकि हमने कहा कि आप भी 10 बनाओगे, आप भी 10 बनाओगे, सबको कहा 10-10 बनाओगे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए, 100 यूनिट पूरी। अब क्या हुआ कि अचानक से जो यहाँ पर एक काम करने वाला एम्प्लॉय था जी, इसकी तबीयत खराब हो गई और ये बीमार हो गया। इसने सिर्फ एक ही यूनिट बनाई थी और ये बीमार हो गया। अब क्या करना चाहिए कि जो इसका टारगेट था रिमेनिंग 9 यूनिट्स को बनाने का, बाकी सब लोग ये सोचे कि छोड़ देते हैं ना, हम तो अपने अपने 10 यूनिट्स बनाएंगे और बोल देंगे सुपरवाइजर से कि भैया वो बीमार हो गया था तो उसकी 9 यूनिट्स रह गई है। बट उसी में एक समझदार ई कहता है कि सुनो, ऐसा नहीं, ये हमारा ग्रुप टारगेट है, 100 यूनिट्स हमें सबको मिलकर बनानी है। कोई बात नहीं, अगर एक पर्सन बीमार हो गया तो क्या हो गया, कल को बीमारी तो किसी के साथ भी आ सकती है ना। हम एक काम करते हैं, उसकी बची हुई 9 यूनिट्स आपस में बांट लेते हैं और ग्रुप टारगेट जो है ना 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने का, वो अचीव करेंगे। तो यहां पर ई ने दिखाई टीम स्पिरिट, बिलोंगिंगनेस, म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी। तो एस्पिरिट डिकॉप्स इसी फीलिंग को कहता है कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरा क्या काम है, आपको ये सोचना है कि हमारा क्या काम है, एज अ ग्रुप हमें क्या काम करना है। भाई हमें 100 यूनिट सौंपी गई हैं, हम 100 यूनिट से बनाएंगे, चाहे एक वर्कर नहीं बना पा रहा है कोई बात नहीं, उसका काम हम सब आपस में बांट लेंगे। सो दिस इज एस्पिरिट डिकॉप्स। तो इसकी बहुत जरूरत थी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको फ्योल ने डेवलप किया। ठीक है, सो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? भाई टीम स्पिरिट डेवलप होगा, तो टीम स्पिरिट डेवलप होगा तो ग्रुप गोल्स अपने आप ही अचीव हो जाएंगे। नहीं फॉलो करोगे तो कोई टीम स्पिरिट नहीं होगा, ग्रुप गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सिंपल सा था, नाम ही थोड़ा सा बस टेक्निकल था, अदरवाइज प्रिंसिपल तो बहुत इजी था। ये एस्पिरिट डिकॉप्स क्या कहता है? सब मिलजुल कर आपस में एक साथ काम करेंगे, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, सबको मिलजुल कर एक साथ एक ग्रुप में रहकर काम करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं और आप इसको लगातार पढ़ रहे हैं। बच्चे एनसीईआरटी जरूर रीड करिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा बच्चे, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी को एक बार जरूर रीड करिए, उसको लाइन टू लाइन एक बार जरूर पढ़िए। उसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, केस स्टडी सॉल्व करिए, नोट्स अपने हाथ से बनाइए। जब आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट भी समझा है, तो आपको जो भी उसके अंदर मेन हाईलाइट पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप उनको अपने हाथ से लिखिए। जब आप खुद लिखेंगे ना बच्चे, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ फिट हो जाएगा। देखो लिखे लिखाए नोट्स से कोई फायदा नहीं है, आप किसी और के नोट्स को कॉपी करके लिख रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है। जब आप खुद करेंगे ना उस काम को, तो देखना, आप मेरी बात पे विश्वास करो, आपको जरूर फायदा होगा उससे। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि हमसे बिजनेस स्टडीज नहीं होती है, तो बिजनेस स्टडीज से प्यार हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो बच्चे आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हमने फ्योल का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग करेंगे अब टेलर के टॉपिक के साथ, वहां पर हम उनके प्रिंसिपल्स, उनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीक में आपको मैं देने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज का प्लानर, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, कितने चैप्टर्स हम लोग हाफ ईयरली तक कंप्लीट करने वाले हैं, और हमारा पूरा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, वो सारी डिटेल आपको मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ इसी वीक में। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, और प्लीज वीडियो को लाइक करा कीजिए, अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, ताकि थोड़ा सा ये फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ा रही हूँ ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। तो उस मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपका फीडबैक, आपका रिस्पॉन्स मुझे मिले। सो प्लीज ये सब चीजों को किया कीजिए। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।